2026 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, 3 हो चुके हैं और 2 में होना बाकी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। क्या इसी बीच 3 दिन का स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का और नाम था विमेन रिजर्वेशन बिल, जोड़ दिया गया था डिलिमिटेशन बिल से। इतना आनन फानन में ये बिल लाने की क्या जरूरत थी? इतने आनन फानन में बिल लाने की जरूरत क्या थी? क्या बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था? पुलवामा नहीं था, लाल किला नहीं था और तमाम इस तरह के चुनाव के पहले जो हुआ आप जानते हैं, पहलगाम और इलेक्शन में ये नाम लेके मोदी साहब ने प्रचार किया था लोकसभा का, याद होगा। इसी बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बहुत गिरी है। ईरान इजरायल युद्ध है, ट्रंप साहब धमका रहे हैं उधर से बार बार, तेल खरीदो नहीं खरीदो, मैंने सीज फायर कराया, और इसके साथ साथ पैकेज में एपस्टीन फाइल भी। तो क्या इन मुद्दों को ब्लर करने के लिए ये आनन फानन में लाया गया? क्या है इसका राजनीतिक मकसद? क्या इलेक्टोरल मैप को बदलने की तैयारी थी? और बीजेपी क्या जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कमजोर करना चाहती है, और जो हिंदी बेल्ट है जहां बीजेपी मजबूत है वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें लाकर क्या परमानेंट सत्ता पे काबिज रहना चाहती है? हम लोग सब जानते हैं संघ परिवार जो कहता है करता नहीं, जो करता है कहता नहीं है। और ये बिल, विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में ही पास हो चुका है और संसद में परिसीमन के साथ जोड़ने के पीछे खास तरह की राजनीति थी। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं और लगातार आप सुन रहे हैं, लेकिन लंबे अंतराल के बाद हम लोग इस बार इस एपिसोड में हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद रतन लाल, धन्यवाद जी सर। देखिए, आपने सवाल बिल्कुल सही उठाया है। आज दुनिया के नक्शे में भारत की जो प्रतिष्ठा है वो सबसे निम्नतर स्तर पर है। जिस प्रकार से ट्रंप के सामने घुटने टेक कर खड़े हैं और जिस प्रकार से उनके हर एक आदेश को का पालन कर रहे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने विदेश नीति को उल्टा कर दिया। जो भारत की विदेश नीति पहले काफी महत्वपूर्ण थी, नॉन अलाइनमेंट के जमाने में, नेहरू साहब के जमाने में, उसको इन्होंने उल्टा कर दिया और उसका परिणाम देखने को मिला कि आखिर में मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान सामने आया और भारत जो मोदी साहब जो दावा करते रहते हैं हम विश्व गुरु हैं, उसको उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। अब दूसरी बात यह है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमेशा कोई भावनात्मक मुद्दों को लेके चलते हैं और इस बार वैसा कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है। जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर पहलगाम हो, उस प्रकार की कोई बात अभी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो परिसीमन डिलिमिटेशन है, ये इनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लगातार देख रहे हैं कि जनता के बीच में इनकी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। यानी मेरे ख्याल से पिछले 12 साल में मोदी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा अभी जितनी गिरी है पहले कभी नहीं गिरी थी, और लगातार उसमें एक डाउन स्लाइड दिख रही है कि लोगों की जो समस्याएं हैं जीवन से जुड़ी हुई, रोटी कपड़ा मकान की, नौकरियों की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, वो सब एकदम नीचे स्तर पर जा रही है। तो एक तो इन्होंने अभी एसआईआर का मामला उठाया, एसआर किया, जिसके माध्यम से कहा जा सकता है कि सरकार वोटरों को चुन रही है, कि जो ये सरकार मतलब बीजेपी सरकार वोटरों को चुन रही है, जो इनके विरोध में वोट देते हैं उनको वोटिंग की सूची से निकालने की कोशिश कर रही है। और दूसरा, उत्तर और दक्षिण भारत के प्रदेशों में कुछ फर्क है, उसका ये फायदा लेना चाहती है। अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि उत्तर भारत के राज्यों में जो रेट ऑफ फर्टिलिटी है, यानी जनसंख्या के वृद्धि की दर वो ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों से ज्यादा है। तो जाहिर है कि उत्तर भारत के नहीं, दक्षिण भारत में रेट ऑफ फर्टिलिटी कम है, उत्तर भारत में ज्यादा है। तो उसके कारण उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी है। तो अभी उनका कहना यह है कि इस जनसंख्या के आधार पे हम पूरी सीमाओं को बनाएंगे, और इसको रखा इन्होंने विमेंस रिजर्वेशन बिल की आड़ में। आपने सही कहा, 2023 में तो ये पास हो गया था, अभी तो केवल उसको अप्लाई करने का सवाल है। उसको परिसीमन से जोड़ने का एक ही कारण था कि वैसे परिसीमन का जो डिलिमिटेशन का है वो कोई स्वीकार नहीं करेगा। जैसे तमिलनाडु के स्टालिन ने कहा
कि हम ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा देश याद करेगा। अब सुन लीजिए उनके शब्द। और दक्षिण स्टालिन। भारत, स्टालिन ने, और दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों ने इसी प्रकार के सुर उठाए और इसका एक कड़क विरोध किया। तो सवाल यह है कि अगर ये परिसीमन को स्वीकार कर लिया जाए तो दक्षिण भारत में टोटल जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा के अंदर, जो हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करता है, उसमें दक्षिण भारत की लोकसभा की सीटें कम हो जाएंगी, उत्तर भारत की बढ़ जाएंगी, और भाजपा का अभी जो प्रभाव है वो उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा है। तो उसकी आड़ में ये विमेंस रिजर्वेशन बिल को लाना अपने आप में एक बहुत चालाकी और धूर्तता का खेल था कि भाई हम इसके माध्यम से विमेंस रिजर्वेशन के नाम से बिल पास करा लेंगे और डिलिमिटेशन के आधार पे दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम करा देंगे। अब ये चाल तो सबको समझ गई, ये चाल सबको समझ गई, और खास तौर से कांग्रेस और दक्षिण भारत की पार्टियों ने इसका पूरा पूरा विरोध किया। कई अवसरवादी लोग तो खैर अपने हिसाब से नीतियां लगाते हैं, पर जैसे स्टालिन है, फिर केरल के लोग हैं, फिर कर्नाटक है, इन्होंने तो इसका जबरदस्त विरोध किया। तो सवाल ये है कि अभी जो ये मामला चल रहा है विमेंस रिजर्वेशन बिल, अब मोदी जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष वाले विमेंस रिजर्वेशन बिल के खिलाफ हैं, जो अपने आप में एक झूठ है। ये झूठा प्रोपेगेंडा करने में माहिर है। एक्चुअली वास्तव में विमेंस रिप्रेजेंटेशन बिल ये विपक्ष चाहता है, ये विपक्ष चाहता है, और उसको परिसीमन से जोड़कर जो रूलिंग पार्टी है भाजपा और उसके अवसरवादी एलाइज, वो चाहते हैं कि परिसीमन को लाया जाए, और परिसीमन के लिए अगर लोग स्वीकार नहीं करेंगे तो विमेंस रिजर्वेशन बिल ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो वास्तव में तो मैं उल्टा कहूंगा कि जो मोदी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष ये विमेंस रिजर्वेशन बिल के खिलाफ है, महिला सांसदों के आरक्षण के खिलाफ है, बात उसके उलट है। ये जो राजनीति है बीजेपी की, जरा ख्याल करेंगे हम इनको, इनकी राजनीति महिलाओं को दुय्यम दर्जे का मानती है। हमारा संविधान मानता है कि हम पुरुष और स्त्री बराबर हैं, पर इनकी जो विचारधारा है वो विचारधारा को आज जरा आप देखिए कि इनका जो पितृ संगठन है आरएसएस में महिलाएं नहीं होती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और महिलाओं से ये काम लेते हैं जिस संगठन के माध्यम से उसमें स्वयं शब्द ही नहीं है। सोच लीजिए क्या होगा वो, राष्ट्रीय सेविका समिति स्वयं है ही नहीं, मतलब स्त्रियों का जो पूरा जो वर्चस्व है पुरुषों का है। ये उस विचारधारा के लोग हैं, तो उसमें औरतों को ज्यादा सशक्तिकरण करना इनका बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। ये किसी न किसी तरीके से इसको टालते रहे हैं। मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए था कि अभी हम इसको तुरंत लागू कर देंगे, भाजपा की जो कमिटीज हैं उसमें महिलाओं को ज्यादा लाएंगे, दूसरी पार्टीज को भी कहेंगे कि आप जो कैंडिडेट खड़े करते हैं उसमें महिलाओं को ज्यादा खड़ा कीजिए, होना तो ये चाहिए। उसके बदले उन्होंने इसको एक बहुत चालाकी से परिसीमन के साथ जोड़ दिया। पर ये तो अच्छी बात रही कि 2/3 मेजॉरिटी उनको नहीं मिल पाई, और मेरे ख्याल से मिलेगी भी नहीं जब तक ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि डिलिमिटेशन परिसीमन से इसको जोड़कर बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है, राजनीतिक स्वार्थ प्राप्त करना चाहती है, और विपक्ष को ये बात बिल्कुल साफ हो गई है, इसीलिए उन्होंने इस बिल का विरोध किया। कोई लोग ये महिला आरक्षण बिल के खिलाफ विपक्ष नहीं है, वो भी चाहता है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सशक्तिकरण हो, पर बीजेपी की जो राजनीतिक जो वैचारिकी है, बीजेपी की वैचारिकी वो मनुस्मृति के आधार पे है, और मनुस्मृति में महिलाओं को दुय्यम दर्जा दिया गया है, और उसी बात को ये बार बार करने की कोशिश करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अभी जो उन्होंने 3 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया, इसके पीछे एक तो उनका शॉर्ट टर्म गोल था और दूसरा लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल ये है कि अभी वाले विधानसभा चुनाव में अगर कुछ फायदा हो सके इस बात का तो उसको लिया जाए, और लॉन्ग टर्म ये है कि उनका जो प्रभाव का क्षेत्र है उसमें एमपीज की संख्या बढ़ाई जाए और विपक्ष की संख्याओं को कम किया जाए। और तीसरा, इनकी प्रतिबद्धता कोई औरतों के सशक्तिकरण से बिल्कुल भी नहीं है, ये इनकी विचारधारा से स्पष्ट है। आप देखेंगे पिछले 10-12 साल में एक तो महिलाओं पे किस प्रकार से अत्याचार हुए हैं, उसमें बढ़ोतरी है। पूरे आंकड़े अगर हम देख ले तो
वो कश्मीर में कठुआ से मणिपुर लेकर मणिपुर है, मणिपुर है, मणिपुर तो सबसे बड़ा उदाहरण है, उसी मणिपुर तो उत्तर सबसे बड़ा प्रदेश। उदाहरण है। और वो इतनी शर्म की बात है, मणिपुर में जिस प्रकार की बात हुई, वो तो मेरे ख्याल से हमारे हमारे निकृष्टता का एक द्योतक है कि ये राजनीति कितनी निकृष्ट धरातल पे जा सकती है। और इतनी महिलाओं का वो ब्रजभूषण शरण था, हमारी रेसलर लड़कियां, पहलवान जो थी, उनको किस प्रकार से निग्लेक्ट किया, उनकी मांगों को अस्वीकार किया गया। हाथरस, तो इसलिए हाथरस। हाथरस बहुत उदाहरण है। और उसमें तो खास तौर से दलित महिलाओं का रेप, उनको अंधेरे में ही जला देना, ये घटनाएं भी बढ़ी है। तो बीजेपी जो है मुख्य रूप से एक पुरुष प्रधान संगठन है। भले ही वो नाम मात्र के लिए संविधान को सिर पे लगा के शपथ लेते हैं, वो एक दिखावा है। उनकी सच्चाई तो ये है कि महिलाओं की बराबरी को नहीं मानते, और इसीलिए उस बिल को कैसे न कैसे टालम-टोल किया जा रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही थी, वो बात भी सच है कि परिसीमन के बहाने ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। अगर उत्तर भारत के राज्यों का ही पूरा वर्चस्व रहा, तो हमारे देश की राजनीति सही दिशा में नहीं जा सकेगी। सर, इसमें इंटरेस्टिंग है कि इस बार पहली बार 12 साल में मोदी सरकार को झुकना पड़ा। ध्वस्त हुआ ये बिल एक तरीके से। जी। 298 पक्ष में पड़े और 230 विपक्ष में। 2 तिहाई बहुमत नहीं आया। मुझे एक वाकया जी। याद आ रहा है, जब 1970 में, आप तो उस समय यंग रहे होंगे, इंदिरा गांधी ने वो प्रिवी पर्स के खिलाफ जो बिल लाया था, 1 वोट जी, से जी। गिर गया था। इंदिरा गांधी ने अरे! लोकसभा भंग कर दिया और फिर फ्रेश इलेक्शन में गई और हेवी मैंडेट से आई, उन्होंने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया। अब विपक्ष को चाहिए था कि इतनी बुरी तरह से हारे हैं, इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए था कि बीजेपी वाले महिला मोर्चा रैली निकाल रहा है और विपक्ष की ओर से जो रैली निकलना चाहिए, कि मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए था, फ्रेश इलेक्शन में मैंडेट लेकर आए। आपने जी। बिल्कुल सही कहा, पर देखिए इंदिरा गांधी और इनमें बहुत फ़र्क है। उस हम्म। तरफ एक नैतिकता का रास्ता है, नैतिकता है कि आप जब लोकसभा में अपना वोट हार जाते हैं, तो कोई भी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए खुद होके, कि भई ठीक है, मैंने हम्म। प्रस्ताव रखा, अब फेल हो गया, तो यानी मेरी सत्ता को मुझे सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। पर ये हमारा हम्म। विपक्ष कई बार बहुत ढीला-ढाला काम करता है। और आपको ये बताऊँ कि ये बिल के फेल होने के तुरंत 10 मिनट के अंदर बीजेपी की जो महिला सांसदें थी, उनके पास हम्म। पोस्टर्स भी आ गए, और उनके पास पहले एक से तैयार आवाज़ था। भी आ गई। ये है, मतलब उनकी तैयारी कितनी है वो देखिए। और विपक्ष, जिसको अभी पूरा मौका है देश भर में रैलियाँ निकाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा माँगने की, ये सरकार की इस्तीफा माँगने की, वो इस पे चुप है। ये हमारी राजनीतिक कमज़ोरी है। उसको हम्म। कैसे किया जाए, ये तो राजनीतिक दलों को गहराई से सोचने का काम है। ये मौका है जी, जी। कि मोदी की जो विफलताएँ हैं, विदेश नीति हम्म। में, देश नीति और ये बिल में, सबको जोड़कर उनके इस्तीफे की माँग देश भर में, उस पे एक आंदोलन होना चाहिए। ये बेसिकली जो पॉलिटिकल एजेंडा था और जो इलेक्टोरल है, जो वोटर्स हैं, उसको एक तरह से मैपिंग करने की, उसको बदलने की तैयारी थी, कि जिससे कि परमानेंट सत्ता में बने रहे। जी। ये वही बात है, क्योंकि देखिए इनका ये साम-दाम दंड-भेद में विश्वास रखते हैं, और उसमें बहुत गौरवीकरण भी करते हैं। हम चाहते हैं कि राजनीति नैतिक आधारों पे हो, ईमानदारी से हो और हम्म। निष्पक्षता से हो। जबकि पूरी इनकी विचारधारा में अवसरवादिता भरी हुई है, और किसी भी रास्ते से पावर में आओ, पावर में बने रहो, और पावर में बने रहने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपनाओ। तो इसीलिए तो देखिए, नहीं तो सर एसआईआर जो कर रहा है काम देश में, वो कितना खतरनाक है। एन ब्लॉक जी। मुस्लिम वोटरों को निकाला जा रहा है, एन ब्लॉक कई जगह दलितों को निकाला जा रहा है। बंगाल में मैं खुद गया था अभी, कई मुस्लिम परिवार मुझे मिले कि हमारा सब कुछ यही है, फिर भी हमको वोटिंग का अधिकार नहीं है। तो ये जो चीज़ है, वो एक तरफ से लागू कर दिया। इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में है, यानी इनके पास हथियार भी बहुत है ना, पैसा, मैन पावर, इंस्टीट्यूशनल मीडिया। सपोर्ट, इलेक्शन कमीशन पूरा, मीडिया तो खैर उनका वो भी है, मीडिया भी है। इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने अपनी जेब में ले आए। तो काफ़ी खतरनाक परिस्थिति है रतनलाल। ये तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन आपने ठीक ही कहा कि राष्ट्रीय स्वयं संघ है पुरुषों के लिए, और महिला के लिए राष्ट्रीय सेविका संघ है। और अभी तक राष्ट्र इतने सेविका। वर्षों में 50
जी, राष्ट्र 50 सेविका वर्षों में कोई राष्ट्र सेविका संघ और 50 वर्षों में संघ एक भी नहीं, अध्यक्ष महिला समिति, सॉरी, 50 मैं वर्षों जोर एक में बार दोहरा दूं, राष्ट्र जी, सेविका समिति। राष्ट्र सेविका उनका काम सेवा करना है सिर्फ। एक भी करेक्ट। महिला अध्यक्ष नहीं बना पाए, जनरल सेक्रेटरीज, टॉप ऑफिशियल्स महिलाएं नहीं हैं। एकाध सीएम बनाया, 1-2 सीएम बनाया उन्होंने, कोई सीएम भी नहीं है अभी भी। और तब भी ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। जितने महिलाओं के खिलाफ, जैसा कि आपने कहा, हाथरस हो चाहे मणिपुर हो, तमाम घटनाएं रोज आती हैं, उसपे सरकार की चुप्पी रहती है। तो ये एक एक डबल स्टैंडर्ड है इसका। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम थोड़ा चलिए सर, गहराई में जाएँ, जी, बहुत कुछ सामने आएगा कि देखिए, जब वो जी, जी, रूप कंवर का कत्ल हुआ था, तो बीजेपी की उपाध्यक्षा विजया राजे शिंदे ने उसका समर्थन किया था कि सती होना जी। भारतीय नारी का अधिकार है और कर्तव्य हुँ, भी है। ये विजया राजे, उनके वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था, किसी ने उसको काउंटर नहीं किया। इस बात पे जी, उन्होंने जी। मोर्चा भी निकाला। उनकी एक मृदुला सिन्हा थी, वो गोवा की राज्यपाल थी। उन्होंने कहा, दहेज हुँ, देने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने अपने बेटे की हुँ, शादी में दहेज लिया, बेटी की शादी में दहेज लिया, हिसाब बराबर हो गया। स्त्री को हुँ। पीटना कौन सी बड़ी बात है? घर अच्छे से चले इसलिए अगर स्त्री को पीटना पड़ता है तो पीटो। ये हाँ, वो विचारधारा वाले लोग हैं, तो इनसे ये उम्मीद करना कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए कोई कॉन्क्रीट कदम उठाएँगे, वो संभव नहीं है। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया और दोस्तों देखते रहिए अम्बेडकर नामा। थैंक यू सर। धन्यवाद रतन लाल। थैंक यू वेरी मच।